राजस्थान सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने कला से जुड़े लोगों को आगे लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हम उन्हें धरातल पर लागू करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार बाजार बनाने, एक जिला के एक उत्पाद को आगे बढ़ाने या बड़े उद्योग लाने पर काम कर रही है। राजस्थान सरकार इन पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बड़े उद्योगों से लेकर कारीगरों तक हर चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना या बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आना और नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है और इंटरनेट आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके अंदर बड़े रूप में राजस्थान सरकार काम करना शुरू कर दिया है। आपको जैसे ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले तकरीबन 6.5 लाख करोड़ के एमओयूज हो चुके हैं और मात्र शुरू करे हुए, ये लॉन्च करे हुए इसको करीब 1 महीना हुआ है। अभी ये सरकार के पहले साल के अंदर हमने काम शुरू करा है, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा कि बड़े उद्योगों से लेकर हस्तकला तक के, आर्टिसंस तक के, उसको बढ़ोतरी देने का जो काम होगा ये पहले साल में ही हमने शुरू करा है। 100% इसको हम धरातल पर उतारेंगे और लगातार इस काम को, आप तो ये समझिए कि ओपनिंग सेरेमनी दिसंबर में हो रही है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और यकीनन इससे पूरे राजस्थान के अंदर जो आर्थिक माहौल है उसके अंदर मजबूती आएगी। हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बेहतर होगा और हर वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई कार्य मिलेगा। राजस्थान के जो मजबूत नौजवान हैं, हमारी बेटियां हों या बेटे हों, उनके लिए न केवल सरकार की नौकरियां बल्कि खुद व्यवसाय कर पाएं, एंटरप्रेन्योर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक भवन में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय के लिए अलग से योजनाएं बननी चाहिए, क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकता है, जिसे पूरे देश के साथ मिलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड की बात करें तो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन हमें लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज हमको जो है, अभी मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए। और मैं हर बात उठाता हूं क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरे देश के साथ एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है और उस दिशा में अब काम भी हो रहा है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 और हमको काम करना पड़ता है, क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे साल भर में। 4 करोड़ के लगभग तो लोग केवल कांवड़ में आते हैं, 4 धाम यात्रा में आते हैं। पूरे साल भर हमारा सीजन चलता है, कभी गंगा दशहरा है तो उसी में 50 लोग। वहीं जम्मू कश्मीर पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिलकर पीएसए को खत्म करना चाहते हैं और आतंकवादियों, ड्रग तस्करों, पत्थरबाजों और अलगाववादियों को रिहा करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि वे जम्मू कश्मीर को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनकी मजबूरी क्या है? पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए। हम शांति, प्रगति और समृद्धि चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं जम्मू नॉर्थ के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय श्यामलाल शर्मा जी को आज के शानदार कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका नामांकन रैली जो थी वो अभूतपूर्व थी। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, क्षेत्रवासियों में एक जोश था और ये जोश दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना ये भाजपा का वायदा था जो हमने पूरा किया। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ाना वायदा था, पूरा किया। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को बढ़ाना था, वो भी पूरा किया। जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की मूलभूत सुविधाएं पहले से कई गुना ज्यादा उसमें सुधार करने का काम किया। अब सरकार बनाएंगे तो मुफ्त बिजली के यूनिट भी जब मिलेंगे, पानी भी मिलेगा हर घर नल से,
और साथ ही साथ 3,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। महिलाओं को 18,000 रुपया साल का मिलेगा। मेरे युवा साथियों को जहां एक और लैपटॉप मिलेंगे तो वहीं पर 10,000 रुपया कोचिंग के लिए मिलेगा। 5 लाख नौकरियां मिलेगी। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को केवल सफाई तक सीमित कर दिया था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। हमने कहा उनको आगे बढ़ाएंगे। वहीं लखनऊ में आयोजित इंडिया स्टोर के वर्चुअल शिलान्यास के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित कहा, जहां उन्होंने कहा कि 9,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। यह एक अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि गत 7-7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश के और दुनिया के निवेशकों के विश्वास को अर्जित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आईकिया इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। खासतौर पर आज जिस निवेश प्रस्ताव के साथ यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें इंगिका की इस नई परियोजना में आईकिया रिटेल स्टोर, होटल और ऑफिसेस के लिए स्पेस उपलब्ध कराने के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी है। यह न केवल हमारे लिए एक निवेश है, बल्कि 9,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। मुझे याद है जब 2017 में वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत को बुरा भला कहने की आदत डाली है, वह कहीं न कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा से मतभेद रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए विदेशी मंच पर जाकर अपने ही देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सरकार के सामने अपने सुझाव, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, लेकिन विदेश जाकर इस तरह भारत को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या के मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कहना है कि हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए और ममता बनर्जी के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि सीएम ममता बनर्जी ने उनसे कितनी बार बातचीत की है। ममता बनर्जी को सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है, हमें न्याय मिलेगा। जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड
पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह, और जब हमारी बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, क्या आप षड्यंत्र रच रही थी? आपकी चिंता आपकी कुर्सी को लेके है, हमारी चिंता महिला अस्मिता बरकरार रहे, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेके है। और ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसा मैंने कहा, रक्षक वर्सेस निर्ममता बनर्जी भक्षक। वहीं मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्य के राज्यपाल को राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री से समय समय पर बात करने का पूरा अधिकार है। बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद राज्यपाल को बंगाल की हालत से अवगत कराना चाहिए। नियमों के मुताबिक ऐसा होता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि राज्य और राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर है। राज्य को लगता है कि राज्यपाल उसका दुश्मन है और राज्यपाल को लगता है कि राज्य उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। सारी समस्याएं इसी में छुपी हुई हैं। देखिए, नियमों के अनुयायी सूबे की राज्यपाल साहब, महामहिम राज्यपाल, उनका हक बनते हैं कि वो सूबे की जो सरकार और खासकर चीफ मिनिस्टर समय समय पर उनसे बात करे, और ये भी सही होगी कि खुद बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब अपने तरफ से बंगाल की हालत को राज्यपाल से मिलने का उपरांत समझाइए, जानकारी दे। ये नियमों की पालन के मुताबिक होते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नियम, ऐसा कोई प्रक्रिया और बचे नहीं है, क्योंकि राज्यपाल दोनों के बीच जो टकराव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। वहीं भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज भगवान बलराम जयंती है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ के लोगों को बलराम जयंती की बधाई देता हूं। हमारा कृषि मंत्रालय आज यहां भगवान श्री बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में मना रहा है। इसके लिए मैं कृषि विभाग और हमारे कृषि मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एक अनोखी पहल है, जहां हम हर साल बलराम जयंती को कृषि दिवस के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषक दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहां पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे, और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा, और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर हम लोग प्रदेश के जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में और आपका अन्न श्री के उत्पादन में, ऐसे किसानों को पुरस्कृत किए हैं। और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आदरणीय बृजमोहन जी का, उनका भी बड़ा प्रेरक उद्बोधन हुआ है। और आज इस किसान दिवस में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही, लेकिन प्रदेश के अन्य 26 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन। और वहां हमारे सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं न कहीं सब जुड़े थे।
वहीं तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एपी सिंह, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी और भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सहित तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने मेड इन इंडिया LCA तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वहीं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी ने पहली बार मेड इन इंडिया फाइटर जेट LCA तेजस में उड़ान भरने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने स्वदेशी विमान में करीब 45 मिनट की उड़ान भरी। आज मुझे सबसे पहले मैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज मैं ग्रुप कैप्टन सिंह अभिमन्यु क्षेत्री के साथ तेजस LCA में फ्लाई किया और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट का हैंडलिंग कैपेबिलिटी और जिस प्रकार से मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें भारत देश को आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान देना चाहिए और हमारा ये तेजस एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही अच्छा है और दुनिया में किसी भी एयरक्राफ्ट से कम नहीं। आज मुझे सबसे पहले मैं वहीं दतिया में बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। गोलीबारी में शिवम दागी नाम के युवक की सर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उड़ीना गांव का रहने वाला राहुल यादव इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। राहुल अपने दोस्त शिवम दागी के साथ झांसी रोड पर स्थित ढाबे से खाना खाकर घर लौट रहा था। तभी हमीरपुर कंजर डेरा के पास घात लगाए बैठे राजा परमार और विशाल यादव सहित खड़ा दर्जन युवकों ने उनको घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ और फायरिंग की गई। पुलिस ने इस घटना में 2 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कल रात लगभग 10 साढ़े 10 के बाद की घटना है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की ये हमीरपुर तराय और कंजर बस्ती के बीच में गोलीबारी में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, घायल है। इस संबंध में प्रकरण कायम करके विवेचना की जा रही है। 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी राजा जी परमान नोनी और विशाल यादव पुलिस जी। फोन आया कि तुम्हारे भाई की जान को खतरा है, जल्दी से दतिया आया। तो हमने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद घर से आया तो फिर हम शाम को गए, सब हमको ही बुलाया और 1 घंटे बाद हम वहाँ से निकल गए। आनंद यादव समरा और राहुल यादव उड़ीना और 2-3 लोग और थे वहाँ पर। लोगों ने कहा अब हम छोड़। अलीगढ़ में दबंग के द्वारा भौकाल बनाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा आरोपियों पर अवैध वसूली करने के इरादे से फायरिंग करने की बात कही गई है। पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामले को लेकर पीड़ित व्यापारी मोहम्मद आजाद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अलीगढ़ के थाना दहली गेट शाजमाल के एडीए कॉलोनी अखाड़ा रोड के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया जाता है। लेकिन यासीन और कुछ दबंग उसके ट्रांसपोर्ट चलाने के नाम पर अवैध वसूली की डिमांड करते हैं। विरोध करने पर दबंगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसी को लेकर आज जब अपने ऑफिस पर बैठे हुए थे, तभी अचानक 2 बाइक पर सवार 4 लोगों के द्वारा 315 बोर के तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान बाल वो लोग बच गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालना उन्होंने शुरू कर दिया। हम तो यहाँ ऑफिस में बैठे थे, अपने में ऑफिस में बैठे थे। वहाँ पे हम सबने पटाखे आवाज आई, पटाखे आवाज सुनी थी। पटाखे मैंने पटाखे की आवाज लग रही थी और मैं गेट खोला तो गोली फायर चल रही थी यहाँ पर मकान पर। हम हट गए दूर चीजों में, तो पीछे हट गए थे। हम सामने आए, वो गाली गुत्ता भी वक्के नहीं है, वो भाग गए। कौन लोग हैं, जानकारी है? वो लड़के गलत लड़के यहाँ गई, हम लोग धौस मांग रहे हैं। क्या नाम? इनका नाम तो सही से अंदर नहीं हुए। एक का अक्की बता रही, हारिस,
और क्या नाम है, जो नाम है पूछ बता दूंगा। थाना गेट दिल्ली गेट अंतर्गत एडीए चौकी में निवास करने वाले आज़ाद पुत्र मुन्ना द्वारा कल रात्रि में सूचना दी गई कि उनके घर पर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई। उस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छानबीन की गई तथा इसमें आज़ाद द्वारा ये बताया गया है कि उनके एक प्रतिद्वंदी हैं यासीन, उनके द्वारा घटना करवाई गई। इस संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई। फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।